5 स्टेप्स है कि पहला स्टेप आपको इमरजेंसी प्लानिंग करनी है, कंटीजेंसी। अभी कभी भी इमरजेंसी है ना, ऐसा बेल बजा के हमारे घर पे नहीं आती है, राइट? कभी भी आ सकती है वो। तो अगर वो कभी भी आ सकती है, आने वाली है वो तो कंफर्म है, कब आ सकती है वो नहीं पता है। अगर वो आने वाली है तो क्यों ना मैं उसका पहले से ही प्लान करके रखूं कि अगर वो इमरजेंसी आती है तो जो भी मैं शायद से, अगर मान के चलो कि मैंने उसके बारे में प्लान नहीं किया है तो क्या हो सकता है। तो मैंने जो भी सेविंग की है, या तो मेरा जो भी मेरा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको मैं वो इमरजेंसी प्लानिंग को अगर वो जो प्लानिंग करनी है मुझे, या तो वो जो पैसा मुझे कहीं पे देना है, इमरजेंसी आई है तो खर्च करना है, तो उसके पीछे मैं लगा देता हूं। तो मेरी इमरजेंसी प्लानिंग नहीं है तो मुझे मेरा जो करंट सेविंग है, करंट मेरी जो वेल्थ है, वहां पे मेरा नुकसान हो जाएगा, राइट? जो प्लानिंग नहीं की है। तो पहले तो मुझे इमरजेंसी प्लानिंग करनी है। और मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि कोई भी पर्सन को अपनी 3 से 6 महीने की जो इनकम है उसको एक अलग से रख देना है इमरजेंसी प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? या तो उसको आप एफडी में निवेश कर लो, या तो डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर लो। किस जगह पे तो निवेश कर दो कि भाई जब भी वो इमरजेंसी आती है तो मैं उसको निकाल के वो इमरजेंसी कर लूं। फिर एक दूसरी बात आती है रिस्क प्लानिंग। अभी रिस्क में हमने बात की शुरू में कि लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ के बैठते हैं। रिस्क प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हर एक इंडिविजुअल्स के पास एक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस से मैं वो उसको मिटिगेट कर सकूं, उसको पूरा कर सकूं। और एक प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। जब से वो अर्निंग करना शुरू करे, कोई भी इंडिविजुअल अर्निंग करना शुरू करे, या शायद से उनकी फैमिली बन जाए, डिपेंडेंस आ जाए, तब से उनके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए कि अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया और वो नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई, तो उनको फैमिली मेंबर्स को परेशानी ना हो। तो रिस्क प्लानिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अभी देखिए आलोक, ये 2 चीज करने के बाद तीसरी चीज आती है इन्वेस्टिंग, जिसमें हम उसको कहते हैं कि आपको प्रॉपर गोल प्लानिंग करनी है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है। आपको शॉर्ट टर्म खर्चे है, मीडियम टर्म खर्चे है कि लॉन्ग टर्म खर्चे है, वो आपको समझना है, देखना है, और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट टर्म में आपको महंगा फोन लेना है, आप ले सकते हैं, पर सेविंग और इन्वेस्टिंग करने के बाद लीजिए। आपको कार खरीदनी है, आप इन्वेस्ट करिए और कार लीजिए। लोन पर कार नहीं लेनी है, राइट? फिर घर खरीदना हो गया, फिर बच्चों के पढ़ाई के बारे में बात हो गई, उनके शादियों के बारे में बात हो गई, राइट? तो ये सब चीज हमारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। और सबसे इग्नोरेंट पार्ट कि रिटायरमेंट प्लानिंग को वो बहुत ही इग्नोर करते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल गोल प्लानिंग करते हैं तो गोल प्लानिंग प्रॉपर करनी है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमको इन्वेस्ट करना है। क्या एक नॉर्मल इंसान को लोन लेना चाहिए? देखिए, लोन जब हमको इमरजेंसी आती है तभी ही हम लोन लेते हैं, राइट? तो लोन हमको डेफिनेटली काम आता है, बुरा नहीं है, बट हम किस वजह से लोन ले रहे हैं ना, वो हमको देखना चाहिए। उसके लिए एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं गुड लोन और बैड लोन। अगर हम घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं ना तो वो गुड लोन है। क्यों गुड लोन है? क्योंकि घर की प्राइस आगे जाके इंक्रीज होगी, कभी ना कभी इंक्रीज होगी, राइट? तो मेरा लॉस नहीं है, मुझे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है एटीसी में, तो इसीलिए होम लोन अच्छा है। पर कार लोन अच्छा नहीं है। कार लोन क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि वो बैड लोन है। और बैड लोन क्यों है? क्योंकि वो डेप्रिशिएबल एसेट्स है। आज जो भाव में मैं कार खरीदता हूं और अगर उसको मैं 3 साल 5 साल 10 साल के बाद बेचने जाता हूं तो मुझे डेप्रिशिएट होकर वैल्यू मिलती है। तो जो चीज मुझे डेप्रिशिएट होकर मिलती है उसके लिए मैं लोन लूं क्यों? अभी आप मुझे बोलोगे कि नहीं विरल, कोई इमरजेंसी ऐसी होती है कि मुझे लोन लेने की जरूरत पड़ी जाती है, पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया, या किसी से उधार मांग लिया। गलत है। इसीलिए तो मैंने कहा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी प्लानिंग। ये सब चीज इमरजेंसी हो गई। आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लेते हो तो शायद से कोई इमरजेंसी आती है तभी ही लेते हो। अगर आपको किसी को पैसा किसी से मांगते हो, घर पे इमरजेंसी आ गई, आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, इसके लिए किसी से पैसा मांग लिया तो इसीलिए लोन ले लिया, तो ये सब जो चीज होती है वो बैड लोन में होता है। तो लोन लेना चाहिए
पर कौन सा लोन ले रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। और एक आप समझिए आलोक कि लोन जो होता है ना, एक बहुत ही खराब साइकिल होता है, उसमें वो एक चक्रव्यूह जैसा है। आप जितना अंदर घुसोगे ना उसमें घुसे ही रह जाओगे, बाहर जल्दी से नहीं निकल पाओगे। इसीलिए भी लोन बुरा चीज़ है। बट जब आपको पता है कि मैं ये जो लोन ले रहा हूँ उसको मैं इतने टाइम में चुका दूंगा, इतने टाइम में मैं निवेश करके उसको ख़त्म कर दूंगा, फिर अगर उसके पीछे भी अगर कुछ एक प्लानिंग होती है तो कोई लोन बुरी चीज़ नहीं है। सर आप बात कर रहे थे रिटायरमेंट की, तो अगर कोई आपके पास जाता है रिटायरमेंट प्लान लेकर के, तो वो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप उसको बताते हैं? देखिए, पहले तो उसको ये समझाना ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के बारे में सोचो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्वे हैं आलोक जिसमें देखा गया है कि लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करते ही नहीं है। रिटायरमेंट प्लानिंग जैसा कोई गोल होना चाहिए वो उनके ध्यान में ही नहीं है। जैसे हमने देखा कि लोग शॉर्ट टर्म के बारे में ही सोचते हैं, उतना लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना उन्होंने कभी सीखा नहीं है। तो पहले तो मैं ये कहता हूँ कि भाई रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे भी एक चीज़ होती है। अभी रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या सोचना चाहिए और क्या देखना चाहिए, पहले तो इन्फ्लेशन, राइट, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ आलोक, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई में जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, 90s की बात करता हूँ, 2000 के आसपास का, 2000 में मेरा 10th हुआ, तो 90s और 2000 में मैं जब स्कूल में था और वड़ा पाव खाता था, राइट, मुंबई से हूँ इसलिए वड़ा पाव का एग्जांपल देता हूँ, वड़ा पाव खाता था तो तभी 50 पैसा 1 रुपये का वड़ा पाव होता था। और जब आज मैं अच्छा कोई वड़ा पाव खाने जाता हूँ जो अच्छे क्वालिटी का है, ठीक है, वो कम से कम वड़ा पाव 20 से 25 रुपए का एक वड़ा पाव आता है। 25 गुना बढ़ गया है 25 साल के अंदर। 2000 में यही वड़ा पाव 1 रुपए में मिलता था और वो आज वड़ा पाव 25 रुपए में मिलता है, राइट। तो 25 गुना पैसा का जो महंगाई है वो बढ़ गई है। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो, जब आप सेविंग करते हो, जब आप ऐसे कोई प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट करते हो, या जब कभी गोल्ड प्लानिंग करते हो, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप ऐसा, मैं सोचता हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मेरे रिटायरमेंट के टाइम, यानी जो सोच रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मान के चलो 30 साल का है और 30 साल में आज के दिन में वो साल का 5 लाख खर्चा करता होगा, साल का 5 लाख खर्चा करता होगा, ठीक है, अपने पे अपने फैमिली पे मिला के बेसिक 5 लाख खर्चा साल का। वो साल का 5 लाख खर्चा कम से कम 25 से 30 लाख खर्चा हो जाएगा 60 ईयर्स में, बराबर है। 25 गुना में हमने देखा अभी सिर्फ वड़ा पाव का एग्जांपल लेके, वड़ा पाव तो सबसे कम बेसिक वाला एग्जांपल था, बट जैसे अगर हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बहुत ही बढ़ चुके हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा से वो बढ़ते हैं, ठीक है। होटल्स में जाना, रेस्टोरेंट में खाना, राइट, वो सब फूड आइटम्स, उसके जो खर्चे हैं, इन्फ्लेशन है, बहुत ही स्पीड से भागते हैं। पर यहाँ पे अगर हम बेसिक भी देखें तो जो हमारा एग्जांपल था कि 5 लाख का अगर जो खर्चा है 30 साल के बाद कम से कम 25 से 30 लाख हो जाएगा साल का, राइट। अगर मैं उसको मंथली में डिवाइड करूं कि भाई आज के दिन में मैं अगर 50,000 खर्चा करता हूं, राइट, वो 50,000 खर्चा मेरे 60वें साल में वो 50,000 का खर्चा कम से कम 3 से 4 लाख महीना हो जाएगा, राइट। तो वो 3-4 लाख महीना खर्चा करने के लिए मुझे कितना कॉर्पस लगेगा, बराबर ना, रिवाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना कि भाई मेरे को हर महीने अगर 3-4 लाख का खर्चा करना है मेरे एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर कम से कम मेरे को 5 से 6 करोड़ का कॉर्पस लगेगा। तो 5 से 6 करोड़ का कॉर्पस मेरा जमा हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो उसको करना पड़ेगा। कैसे? तो इन्वेस्ट करके करना पड़ेगा। तो इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि जहां पे आपको इन्फ्लेशन के बारे में देखना है, आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में सोचना है। लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं तो 60-70 साल ही जीऊंगा और मर जाऊंगा, पर क्या अगर मैं 90 साल जी गया, क्या अगर मैं 100 साल जी गया? क्योंकि देखो लाइफ, मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि आज जो बड़ी बड़ी बीमारियां पहले होती थी वो आज क्योर होने लगी है, कैंसर क्योर होने लगा है, राइट। तो मैं 90-100 साल भी जी सकता हूं, राइट, मेडिकल साइंस के वजह से। तो क्या मैं अगर 90 साल 100 साल अगर मैं जी गया तो तब तक जीने के लिए जो मुझे खर्चा होगा, क्या उसका मैंने प्लान किया है कि नहीं किया है? तो इन्फ्लेशन हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, मेडिकल कॉस्ट भी इतने बढ़ रहे हैं कि भाई मेरे मेडिकल इंश्योरेंस भी मुझे कम पड़ेंगे जब मैं रिटायर होने वाला रहूंगा। तो ये सब चीज़ सोचने के बाद मुझे लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर एक नॉर्मल इंसान को
लाइक जिसका मंथली एक्सपेंस उसके इनकम से ज़्यादा है, ओके तो वो रिटायरमेंट प्लान कैसे कर सकता है? देखिए पहले तो बहुत ही टफ है कि रिटायरमेंट, क्योंकि देखो मेरी इनकम ही कम है, मेरे एक्सपेंसेस। लाइक सर, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो काफ़ी ऐसे फैमिली हैं जिनकी जो इनकम है अप्रॉक्स 20,000 पर मंथ है, लेकिन उनका जो एक्सपेंस है काफ़ी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। सो वो इससे कैसे कर सकते हैं? देखिए उसको हम ऐसा कहते हैं इंग्लिश में कि हैंड टू माउथ सिचुएशन है, राइट। आज कमाया और आज खाया, राइट। तो वो सिचुएशन ऐसे देखने जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बट सजेशन इतना ही है कि वो सिचुएशन में मैं मेरी पहले तो इनकम कितनी बढ़ा सकूं, अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम मैं अगर खड़ा कर सकता हूं मेरे लिए, राइट। कुछ छोटा मोटा बिजनेस करके मैं अगर मेरी इनकम को बढ़ा सकता हूं, ओवर टाइम कर कर मैं मेरी इनकम बढ़ा सकता हूं। क्योंकि देखो पहले बचाना तो सीखना पड़ेगा, जब तक मैं बचाना नहीं सीख पाऊंगा तब तक मैं इन्वेस्ट नहीं सीख पाऊंगा, और इन्वेस्ट नहीं सीख पाऊंगा तो मैं उसको मेरी जो लाइफ है उसको मैं जी नहीं पाऊंगा अच्छे से। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी हो सके थोड़ा सा बजट का ट्रैक करो, एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं कि जो अगर मैं नहीं करूं तो चल जाएगा, कुछ समय तक मैं नहीं करूंगा तो चल जाएगा, राइट। तो ऐसे सब चीज़ों का कैलकुलेशन करिए, एक नोट डाउन प्रॉपरली करिए। और अगर मैं 20,000 कमाता हूं और मैं मान के चलो कि महीने का 500 रुपया या 1,000 रुपया भी मैं बचा सकूं, तो वो भी कुछ 2, 3, 5 सालों में कुछ एक अच्छा सा छोटा सा कॉर्पस मुझे दे सकता है। और फिर वो जो कॉर्पस बनेगा ना, वो मुझे और कॉन्फिडेंस देगा कि मैं मेरे इनकम को और अच्छा करूं, और मैं जो बाकी के लोग जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वैसे भी एक्सपेंसेस कुछ हद तक मैं भी करना सीखूंगा। पर कब? जब मेरा कुछ एक अच्छा कॉर्पस बनेगा, जब कुछ अच्छा मेरी कुछ सेविंग होगी, और वो सेविंग को मैं इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके कुछ एक अच्छा सा कॉर्पस